नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो इंडियन पॉलिटी सीरीज की सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम 1892 के भारत परिषद अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम 1909 को अच्छे से जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम और 1892 के भारत परिषद अधिनियम को जाना था और 1861 और 1858 को हमने डिटेल से किया था, पर 1892 के अधिनियम को हमने डिटेल से नहीं किया था। वो वीडियो काफी लंबी थी इसलिए, और साथ में मुझे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी लगा था वो मैंने आपको करवा भी दिया था। ऐसा नहीं कि हमने आपको करवाया नहीं था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था वो मैंने आपको करवा दिया था। परंतु अब मेरे को ये भी लगा कि आपको डिटेल से करवाया जाए, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है चाहे नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आज आपको 1892 के अधिनियम को दोबारा मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा और साथ में हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम को भी जानेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सॉरी। सबसे पहले बात आती है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसकी बात आती है। डियर फ्रेंड्स, ये क्या था? देखिए, जो हमने 1861 के अधिनियम में देखा था कि उसके अंदर कुछ गैर सरकारी सदस्य भी शामिल कर लिए गए थे केंद्रीय परिषद और या फिर विधान परिषद के अंदर। जो प्रांतीय परिषद थी और जो केंद्रीय परिषद थी उसके अंदर गैर सरकारी सदस्य भी शामिल कर लिए गए थे। गैर सरकारी सदस्य किन्हें कहा जाता था? देखिए, जो भारत की जो परिषद है, प्रांतीय जो परिषद है, उनके अंदर भारत की परिषद में और प्रांतीय परिषद के अंदर जो भारत के लोगों को शामिल किया जाता था, जो भारत के लोगों को शामिल किया जाता था उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। और जो ब्रिटेन के लोग भारत परिषद के अंदर शामिल होते थे, केंद्रीय परिषद में शामिल होते थे, चाहे प्रांतीय परिषद में शामिल होते थे, उन्हें सरकारी सदस्य कहा जाता था। क्योंकि उस समय ब्रिटेन का शासन था ना, तो वो अपने वालों को ही सरकारी मानते थे और इन्हें गैर सरकारी सदस्य ही माना जाता था। तो इसके अंदर 1861 का जो अधिनियम था उसके अंदर 3 लोगों को शामिल किया गया था। सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा, और एक बनारस के राजा शायद, तो उनको शामिल किया गया था। और इस 1892 के अंदर ये संख्या बढ़ा दी गई। ये संख्या कितनी बढ़ा दी गई? जो गैर सरकारी सदस्य थे इनकी संख्या बढ़ा दी गई 10, कि 10 से लेके 16, 10 to 16, कि आप गैर सरकारी सदस्य है जो वो 10, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16, 10 to 16 के बीच सदस्य हो सकते थे, गैर सरकारी सदस्य इसमें हो सकते थे, परंतु बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों का ही था। अच्छा। और इसमें क्या था भाई? और इसके अंदर जो प्रांतीय परिषदों में या केंद्रीय परिषद के अंदर जो गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाते थे उनको ज्यादातर वो सिफारिश के आधार पर ही मनोनीत किए जाते थे। सिफारिश किस चीज की चलती थी? देखिए, एक तो जैसे कि जिला परिषद, जिला परिषद, और एक आपकी व्यापार संघ, एक जमींदार, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एक नगर पालिका, एक विश्वविद्यालय, इनकी जिला परिषद, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नगर पालिका, इन सब के सिफारिश के आधार पर ही गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो गैर सरकारी सदस्यों को कुछ अधिकार दे दिए गए कि आप प्रश्न पूछ सकते हो, केंद्रीय परिषद हो चाहे प्रांतीय परिषद हो, उसके अंदर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न पूछ तो, पर कुछ लिमिटेशन भी रखी गई। जो प्रश्न पूछने का जो उन्हें अधिकार दिया गया वो सीमित था, वो लिमिटेड था। उसके अंदर क्या किया गया? उसके अंदर कुछ लिमिटेशन दे दी गई। लिमिटेशन किस चीज की थी?
कि आप प्रश्न तो पूछ सकते हो, पर जो सरकारी सदस्य हैं जो या फिर जो मंत्रिमंडल है वो आपके प्रश्न का जवाब देगा या नहीं देगा वो उनकी मर्जी है। आपको प्रश्न पूछने का जरूर अधिकार है, परंतु जवाब देने न देने पर उन पर आप उन पर दबाव नहीं बना सकते। यानी वो आपको मना भी कर सकते हैं कि हम इसका आंसर नहीं देंगे। हाँ, पहले तो ये अधिकार ही नहीं था कि प्रश्न पूछ सकते हो, अब इतना अधिकार जरूर दे दिया गया कि आप प्रश्न पूछ सकते हो। चलो ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर क्या हुआ भाई, और इसमें कुछ खास हुआ नहीं, और इसके अंदर चुनाव पद्धति भी प्रणाली भी शुरू हुई थी। ठीक है, और इसके अंदर कुछ खास नहीं हुआ, इतना ही 1892। ये फोटो आपकी स्क्रीन पर, आप इसे नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। कल भी मैंने ये फोटो आपको जारी की थी, पर इसके अंदर एक लाइन और लिख दी गई है, आप देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, और एक इसके अंदर एक चीज और थी भाई, मद्रास, बंबई और बंगाल की जो परिषदें थी उनकी, उनमें भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 8 से 12। ठीक है, 8 से लेके 12 के बीच में। मद्रास, बंबई और बंबई, बंबई पहले बंबई ही कहा जाता था, अब कहा जाता मुंबई। बंबई, मद्रास यानी कि जो चेन्नई का एरिया, और बंगाल, ये तीनों की जो परिषद थी उनमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या भी 8 से 12 कर दी गई। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 में इतना ही है। आगे हम बढ़ेंगे 1909 के अधिनियम की ओर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। फिर आता है स्टूडेंट्स आगे भारत परिषद अधिनियम 1909। अच्छा, एक चीज और, हाँ एक और, जो 1892 के अधिनियम के अंदर, 1892 के अधिनियम के अंदर मैं बात बता रहा हूं, उसके अंदर जो उस समय के जो भारत सचिव थे, भारत सचिव कौन था? भारत सचिव जो भारतीय परिषद, जो ये वायसराय होते थे ना, जो वायसराय होते थे उनकी देखरेख के अंदर कार्य करते थे। मतलब जो भारत परिषद है वो वायसराय के आधार पे, वायसराय की देखरेख के अंदर पूरे देश के ऊपर शासन चलाता था। चलाता तो वायसराय था, पर उसके ऊपर भारत परिषद था, सॉरी भारत सचिव था। ठीक है, जो भारत सचिव, और भारत सचिव था वो ब्रिटेन के संसद का ही सदस्य होता था, ब्रिटेन की संसद का ही सदस्य होता था भारत सचिव। ठीक है, उसने इस भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में कहा था कि हम इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, इस अधिनियम का उद्देश्य है कि यहाँ पे हम शासन की व्यवस्था को और शासन को और विस्तार करना चाहते हैं और यहाँ के कृत्यों को बढ़ाना चाहते हैं। हम भारत के अंदर गैर सरकारी सदस्यों और भारतीय समाज के, गैर सरकारी सदस्यों और भारतीय समाज के जो तत्व हैं, जो उनको हम शासन के अंदर अवसर देना चाहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों को हम अवसर देना चाहते हैं, भारत समाज के कुछ लोगों को हम शासन व्यवस्था के अंदर अवसर देना चाहते हैं। ये इस अधिनियम के बारे में भारत सचिव ने कहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और शासन का हम आधार विस्तृत करना चाहते हैं, जो भारत के अंदर शासन का आधार विस्तृत करना चाहते हैं, इसके कृत्यों को बढ़ाना चाहते हैं। ये भारत सचिव ने 1892 के अधिनियम के अधिनियम के बारे में कहा था कि 1892 का अधिनियम क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया है कि भारत के शासन का हम आधार विस्तृत करें, इसके कृत्यों को बढ़ाएं, भारत के गैर सरकारी सदस्यों को अवसर दें और भारत समाज के, भारत देश के समाज के लोगों को, इनके तत्व, यहाँ के जो सामाजिक तत्वों को जो हम शासन व्यवस्था के अंदर अवसर दें। आगे आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, और ये फोटो आपकी स्क्रीन पर थी, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। भारत परिषद अधिनियम 1909 ये क्या था? देखिए, सबसे पहले इस चीज को जानिए कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? 1900 जब ये अधिनियम आया उससे पहले लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय थे, उनकी जगह पे लॉर्ड कर्जन की जगह पे मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बना दिया गया। एक लॉर्ड लॉर्ड मिंटो नाम के एक शख्स थे, जिन्हें
भारत का वायसराय बना दिया गया। और मार्ले भी एक शख्स थे, लॉर्ड मार्ले। मार्ले और मिंटो दो अलग अलग लोगों के नाम है भाई, ठीक है। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। मिंटो को वायसराय बना दिया गया और मार्ले को भारत सचिव बना दिया गया, ठीक है। ये ब्रिटेन संसद के ही सदस्य थे मार्ले, और इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफी सुधार किए। जो मार्ले थे, ये ऐसे स्वभाव के थे जो ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो और सुदृढ़ हो और अच्छा हो, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी हो। और जो मिंटो थे, ये भी इनके विचारों से सहमत हुआ करते थे। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके अंदर भी कुछ प्रावधान किए गए। इसके अंदर ये प्रावधान किए गए कि जो 1892 के अधिनियम के अंदर जिन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो 16 कर दी गई थी, 10 से 16, इन्होंने 60 से 69 कर दी। कई जगह 60 लिखा मिलता है, कई जगह 69 भी लिखा मिलता है। आई थिंक 60 आएगा, ठीक है, 60, ठीक है। इन्होंने जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी जो वो 60 कर दी। अच्छा, और पर इसके अंदर एक चीज और भी हुई कि जो केंद्रीय जो परिषद थी ना, केंद्रीय परिषद थी, वहां पे सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा। वहां पर अनुमति नहीं दी गई कि सरकारी सदस्यों से भी ज्यादा गैर सरकारी सदस्य हो जाएं, नहीं। सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहा केंद्रीय परिषद के अंदर। परंतु प्रांतीय जो परिषद थी, जो प्रांतों की जो परिषद थी, जो विधान परिषदें थी, विधानमंडल थी जो प्रांतों की, राज्यों की, वहां पर वहां पर यह अनुमति दे दी गई कि यहां पर आप अगर निर्वाचित होते हो या मनोनीत होते हो किसी भी प्रकार से, चाहे मतलब जो भी नियम से आप निर्वाचित होते हो चाहे मनोनीत होते हो, तो गैर सरकारी सदस्य ज्यादा हो सकते हैं, सरकारी सदस्य से भी ज्यादा हो सकते हैं, ये अनुमति थी। अगर गैर सरकारी सदस्य से ज्यादा होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर केंद्रीय परिषद में ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय परिषद के अंदर सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहेगा, परंतु प्रांतीय परिषद के अंदर गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को भी अनुमति दे दी गई। और इसके अंदर क्या था पार्लियामेंट सुधार के अंदर, इसके अंदर एक चीज और हुई कि इसके अंदर कुछ और हमें अधिकार दे दिए गए। जो गैर सरकारी सदस्य थे उन्हें कुछ और अधिकार दे दिए गए। जैसे 1892 के अंदर अधिकार दिया गया था कि आप प्रश्न पूछ सकते हो। इसके अंदर हमें बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार दे दिया गया। जो वार्षिक जो बजट पेश होता था उस पर भी चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इस पर हम प्रभाव डाल सकते थे। कुछ और हमें मतलब जो लिमिटेशन थी वो थोड़ी सी कम कर दी गई, और साथ में बजट पर चर्चा करने का भी हमें अधिकार दे दिया गया। और इसमें क्या था, एक महत्वपूर्ण घटना मैं बताता हूं आपको। सन 1906 में, ये मैं साफ कर देता हूं, नाइनटीन 606 में 1906 के अंदर आगा खां का नाम आपने शायद सुना होगा। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, जो मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व मंडल था, वो 1906 के अंदर जाके लॉर्ड मिंटो से मिला। मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय, ठीक है। उसमें लॉर्ड मिंटो से ये प्रतिनिधित्व मंडल मिला, और इन्होंने दो मांगे रखी। पहली मांग कौन सी रखी? इन्होंने पहली मांग रखी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, और सेकंड रखी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, इन्होंने दो मांगे रखी मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल ने 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, कि एक पृथक निर्वाचन प्रणाली हो, पद्धति हो, और एक जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। मतलब क्या इन दोनों का? जो पहले का मतलब है कि जो मुस्लिम सदस्य जो केंद्रीय परिषद हो चाहे प्रांतीय परिषद हो, इन दोनों के अंदर, केंद्रीय परिषद से प्रांतीय परिषद के अंदर जो मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे, वो मुस्लिम मतदाता ही उन्हें चुनेंगे। उन्हें वोट देने का, उन्हें मत देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं का होगा। पहले का तो ये मतलब
सेकंड है जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उन्होंने ये मांग रखी कि जितनी हमारी जनसंख्या है, जिस भी एरिया के अंदर, जिस भी राज्य के अंदर हमारी जितनी भी जनसंख्या, उसी के हिसाब से, उसी के अनुपात में, उसी के रेशियो में हमें प्रतिनिधित्व संसद में यानी कि विधान परिषद में या फिर केंद्रीय परिषद के अंदर दे दिया जाए। तो इनकी दोनों मांगे मान ली गई। इनकी ये दोनों मांगे मिंटो ने मान ली। जो लॉर्ड मिंटो थे, इन्होंने दोनों मांगे इनकी मान ली कि पृथक निर्वाचन पद्धति भी आप सही है और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी सही है। और इसी कारण हमारे देश में यहाँ पर एक जो सांप्रदायिकता का भाव उठा। और इस आपको ये भी बता दूं 1906 के अंदर ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है शायद। क्या क्या होता है, 1 मिनट। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आपकी स्क्रीन पर फोटो आ चुकी है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 1892, ये दोनों कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो में 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो करवाना चाहता था, पर ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। मैंने 1892 इसमें करवा दिया, तो उसको मैं माफी चाहता हूं। मैं आज उस जो 1919 का जो अधिनियम उसकी वीडियो नहीं दे पाऊंगा, तो मैं माफी चाहता हूं। आगे से जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको 1919 का अधिनियम है वो कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि 1919 का अधिनियम बहुत बड़ा है। उसके अंदर काफी सुधार किए गए, काफी चीजें हुई उसके अंदर। साइमन आयोग आया और सब चीजें हुई, हम पढ़ेंगे। इसलिए इसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं वो वीडियो नहीं दे पाऊंगा। आपको कल वो वीडियो मिलेगी, अगर संभव हुआ तो आज शाम तक भी वो वीडियो आपको अपलोड करवा दी जाएगी, ठीक है। और आज शाम को स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि आज शाम को 4 या 5 बजे के आसपास राजनीतिक सिद्धांत जो की पहली वीडियो आएगी। ये वीडियो कल आनी थी पर कल नहीं आ पाई किसी कारणवश। आज हम वो वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी और इस वीडियो को भी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।